12 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। अभी क्या है, ये हम सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि ये रिपोर्ट क्या काम करती है। अब वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या करती है, एक क्या पॉपुलेशन ट्रेंड है उसको एनालाइज करती है एंड डेवलपमेंट आउटकम्स फॉर ऑल कंट्रीज एंड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हर एक कंट्री में क्या अगले साल में कुछ पॉपुलेशन का क्या ट्रेंड आने वाला, इंक्रीज़ होने वाला, डिक्रीज आने वाला, उससे रिलेटेड डाटा प्रोवाइड करती है। फाइंडिंग क्या है, अगर हम सिंस 1950 देखें तो जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो अपने स्लोएस्ट रेट पे चल रही है। मतलब कि बीच में जैसे 1970s या 1980s या 1990s में जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो बहुत हाईएस्ट रेट पे चल रही थी। फिलहाल इस डिकेड में बहुत स्लोएस्ट रेट पे चल रही है और इस साल 8 बिलियन तक हमारी ग्लोबल पॉपुलेशन पहुंच जाएगी। ठीक है, जो कि 2020 के कंपेरेटिवली 1% कम हो गई है। ठीक है, 2/3 ऑफ जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो उस कंट्री में रहते हैं जहाँ पे लाइफ टाइम फर्टिलिटी 2.1 से भी कम है। ठीक है, फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है, जो एक वुमेन अपनी लाइफ टाइम में रिप्रोडक्टिव एज में बर्थ कितने बच्चों को देती है, 2.1 फर्टिलिटी है। ठीक है, अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2 है, जबकि एवरेज कितना होना चाहिए, 2.1 है। तो इंडिया अब एवरेज से भी लो में जा रहा है। फाइन, अभी क्या है, जो सबसे ज़्यादा ग्लोबल पॉपुलेशन इंक्रीज़ देखने को मिला है, जो कि 2050 तक जो ग्लोबल पॉपुलेशन जिस कंट्रीज़ में इंक्रीज़ होने वाली है वो 8 कंट्रीज़ से होने वाली है। सबसे पहले तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस एंड तंजानिया। ठीक है, इसके अलावा जो पॉपुलेशन जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है उनकी जो शेयर है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 2022 में 10% से ऊपर है और 2050 में वो 16% हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोविड पेंडेमिक का भी इम्पैक्ट पड़ा है, जिसमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ग्लोबल वो 71 ईयर्स तक गिर गई है, जो पहले 2019 में 72.9, मतलब कि एवरेज निकला है कि एक आदमी कितना जीता है 72.9, तो अब वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी गिर के 71 ईयर्स रह गई है। इंडिया की स्पेसिफिक फाइंडिंग की है, ऑफकोर्स इंडिया चाइना को ओवरटेक करके मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा 2023 में। ठीक है, और ये अपना जो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ का जो स्पोर्ट है वो 2100 तक रिटेन रखेगा। पॉपुलेशन जुलाई में देखा जाए ये 1.4 बिलियन है इंडिया की। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन में हम जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, अब जरा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इस बॉडी के बारे में। ये यूएन चार्टर से रूटेड है एंड इज गाइडेड बाय द ट्रांसफॉर्मेटिव 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इट अपहोल्ड्स द डेवलपमेंट पिलर ऑफ यूएन। ये काम करती है क्लोजली विद द गवर्नमेंट्स एंड स्टेक होल्डर्स, सो दैट हम कंट्रीज़ की हेल्प कर सकें, सो दैट उनके जो इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल गोल्स हैं उनको किस तरह से पूरे कर सकें। और कौन कौन सी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, लक्स ज़ेपलिन डार्क मैटर डिटेक्टर डिलीवर्स इट्स फर्स्ट रिजल्ट। फाइन, तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। फाइन, तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि ये है क्या। ये जो लक्स ज़ेपलिन डिटेक्टर है इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि हम क्या कर सकें, डार्क मैटर को कैप्चर कर सकें इन द फॉर्म ऑफ वीकली इंटरेक्टिव मैसिव पार्टिकल्स। ठीक है, तो गाइस डार्क मैटर क्या होता है, डार्क मैटर वो होता है जहाँ पे मतलब कि जो ग्रेविटी होती है वो भी पास नहीं कर पाती। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर ह्यूज टाइटेनियम टैंक है जिसको फिल किया गया विद द एक्सट्रीमली प्योर लिक्विड जिनॉन। ठीक है, जो इसका सेंटर होगा, इट इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ विच इज़ फ्री फ्रॉम एनी रेडिएशन एंड डस्ट। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को, ये डिटेक्टर को बनाने के लिए कोलैबोरेशन आई है फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम यूएसए, यूके, पोर्टुगल एंड द कोरिया। ठीक है, अब सबसे हम पढ़ते हैं कर है क्या, ये जो टेस्ट है वो यूएसए में हो रहा है और ये मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर है जो अभी तक क्रिएट किया गया है। इसके अंदर जो विजिबल यूनिवर्स है इंक्लूडिंग अर्थ, सन या अदर स्टार जो गैलेक्सीज है, जो भी मेडअप ऑफ है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, दे बंडल टुगेदर इनटू द एटम। ठीक है, इन्हें ऑर्डिनरी क्या बोला जाता है, बारियोनिक मैटर, जो मास ऑफ यूनिवर्स के 5% से भी कम बना है। मतलब कि आप देखने को अर्थ, सन कितने बड़ा वेट है, इनका मास कितना है, ठीक है, सन का कितना ज़्यादा मास है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम इनको कलेक्टिवली देखें तो यूनिवर्स के मास से 5% से भी कम है। ठीक है, जो रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स है वो माना जाता है मिस्टीरियस है, क्योंकि यूनिवर्स को अभी तक कोई नहीं समझ पाया। ठीक है, इसके अंदर कुछ इनविजिबल सब्सटेंस है जिनको हम डार्क मैटर बोलते हैं, एंड अ फोर्स दैट रिपेल्स ग्रेविटी नोन एज द डार्क एनर्जी। ठीक है, नॉर्मल मैटर के अनलाइक जो डार्क मैटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। इसका मतलब, सॉरी गाइस, डार्क मैटर क्या होता है, ये मैटर होता है जहाँ पे कोई भी लाइट ना अब्जॉर्ब होती है, ना रिफ्लेक्ट होती है, एमिट होती है। ठीक है, जिसकी वजह से डार्क मैटर कहाँ पे उसको स्पॉट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं डार्क मैटर बाय लुकिंग एट इट इफेक्ट इट हैन इज विजिबल ऑब्जेक्ट। मतलब कि डार्क मैटर का इफेक्ट क्या हो सकता है, विजिबल ऑब्जेक्ट जैसे आपकी अर्थ होगी या सन हो गया। ठीक है, इन पे सिग्निफिकेंस क्या, हम इसकी स्टडी क्यों करना चाहते हैं,
इससे हमें वो पता चलेगा कि जो स्टार्स हैं वो किस तरह से मोशन, मतलब किस तरह से घूमते हैं विद इन द गैलेक्सी। इसके अलावा हम यूनिवर्स किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है उसकी अंडरस्टैंडिंग और समझ आएगा। जैसे हमें आपके पास बहुत थ्योरीज है, बिग बैंग थ्योरी, लेकिन स्टिल अभी भी इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स एक कम से कम, मतलब कि अभी जो ये थ्योरी है एक्चुअल में क्या हुआ कोई नहीं जान पाया। ठीक है, विल हेल्प टू डिटरमाइन इफ द यूनिवर्स इज ओपन, क्लोज और फ्लैट। ठीक है, इससे हमें ये सब पता चलेगा। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी, नासा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप डिलीवर्स द डीपेस्ट इंफ्रारेड इमेज ऑफ यूनिवर्स येट। तो गाइस अगर आप इंस्टाग्राम पे नासा के पेज को फॉलो करते हो तो आपको ये पता होगा न्यूज़। ठीक है, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे तो इस तरह के पेजेस को आप फॉलो कर सकते हो, बिकॉज ये आपको कुछ यूज़फुल न्यूज़ आपको देंगे। ठीक है, तो इसको हम वेब्स फर्स्ट डीप फील्ड भी बोलते हैं, और ये इमेजेस ने शो किया गैलेक्सी का क्लस्टर दिस, और ये 4.6 बिलियन ईयर्स एगो अपीयर हुआ था। इसके जो ये टेलीस्कोप है इसका वन ऑफ द गोल यही है कि हमें सबसे पहले देखना है जो हमारी पहले कौन सी गैलेक्सीज होंगी या कौन से ल्यूमिनियस सब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को एमिट करते हैं। ठीक है, मतलब जो बिग बैंग थ्योरी हुई होगी, मतलब जब यूनिवर्स आया होगा तो उस वक्त कौन कौन से ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बने थे। ठीक है, तो इनको हम डिटरमिन कर सके, या किस तरह से गैलेक्सीज ऑब्जर्व हुई, इवोल्व हुई, किस तरह से स्टार्स बने। ठीक है, नासा का जो इंफ्रारेड फ्लैगशिप ऑब्जर्वेटरी है, ये जो जेम्स वेब स्पेस है, ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है नासा के बीच में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनेडियन स्पेस एजेंसी के बीच में। ये कहाँ पे रखा गया, ये टेलीस्कोप सन और अर्थ के लैग्रेंज पॉइंट पे रखा गया है। ठीक है, ये कंसीडर किया जा रहा है द सक्सेसर ऑफ द हबल स्पेस टेलीस्कोप। फाइन, अभी हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में क्या क्या फ़र्क है आप देख सकते हो। ठीक है, जो इसका अर्थ, ये को 507 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इसको 1.5 मिलियन किलोमीटर पे रखा हुआ है एट द सेकंड सन अर्थ के लैग्रेंज पॉइंट पे। ठीक है, इसका जो प्राइमरी मिरर डायमीटर है वो इतना है, ये इसका 6.5 मीटर है। ये सर्च करता है यंग गैलेक्सीज का जो जस्ट अभी अभी बनी है, और ये करता है न्यू बॉर्न गैलेक्सीज का जिसका 13.5 बिलियन एगोट्स बना हुआ। ठीक है, सर्विसेबल, यस दिस इज नॉट सर्विसेबल। वेवलेंथ क्या है, विजिबल, यूवी और पार्ट ऑफ नियर इंफ्रारेड, ये नियर और मिड इंफ्रारेड। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है 10 ईयर्स ऑफ क्रिस्पर जीनोम एडिटिंग। अगेन गाइस ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर हो रहे हैं। आप देखो, जीन एडिटिंग करते हैं। जीन एडिटिंग का मतलब क्या होता है, लाइक आप जैसे पेरेंट्स से कुछ जो जीन्स आते हैं वो बच्चों में आते हैं, लेकिन क्या करते हैं आजकल एक जीन एडिटिंग चल गई है, तो उससे क्या होता है जो आप बेसिकली चाह रहे हो कि जो जीन्स आनी चाहिए आप वो पास करते हो। ठीक है, जीन्स बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस आर पास फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं जो आपके फिजिकल और बायोलॉजिकल ट्रेट्स स्पेसिफाई करता है। ठीक है, तो अदर जीनोम एडिटिंग सिस्टम, जैसे एक बहुत ज़्यादा जो कॉमन एडिटिंग सिस्टम है वो CRISPR-Cas9 है, विच इज़ यूज टू मॉडिफाई जीन फंक्शन टू चेंज जेनेटिक कोड और एडिट DNA एट पर्टिकुलर लोकेशंस। ठीक है, अब इसके फुल फॉर्म के क्लस्टर रेगुलेटरी इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स एसोसिएटेड प्रोटीन 9। यूपीएससी का 2019 के पेपर में डायरेक्ट पूछा था कि CRISPR-Cas9 किससे रिलेटेड है, तो इट इज़ रिलेटेड टू द जीन एडिटिंग। ठीक है, इसके अलावा और भी जो जीन एडिटिंग सिस्टम है वो है टेलिन, जिंक, फिंगर न्यूक्लियस एक्सेट्रा। अभी जो टेक्नोलॉजी है वो काम कैसे करती है, सबसे पहले क्या करते हैं, देखो गई कट कॉपी पेस्ट के मैकेनिज्म पे काम करती है। कुछ एक स्पेसिफिक DNA को आप काटते हो और किसी और स्ट्रैंड में उसको पेस्ट कर देते हो। ठीक है, और इससे आप क्या करते हो उस जेनेटिक कोड को चेंज कर लेते हो और आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, ये एक तरह का पेयर ऑफ सीजर होता है जिसमें आप कुछ पार्ट को काटते हो कहीं किस स्ट्रैंड से। ठीक है, जहाँ से भी आप काटते हो चीज़ को, स्ट्रैंड को, वो अपने आप सेल्फ रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, दिस वे अ डैमेज DNA स्ट्रैंड कैन बी रिमूव एंड हेल्प द ह्यूमन बॉडी रिस्टोर टू अ हेल्दी स्टेट। ठीक है, एप्लीकेशन क्या होगा, इससे आप क्या करते हो जीन्स एडिट कर सकते हो ह्यूमन के एम्ब्रॉय में। आप क्या कर सकते हो इवन के क्रॉप्स की जेनेटिक कोड्स भी चेंज कर सकते हो। न्यू थेरेपीज क्रिएट कर सकते हो फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। इनहेरिटेबल डिजीज भी क्योर कर सकते हो। ठीक है, ये चीप, क्विक, ईजी और सेफ और मोर एक्यूरेट है। हाईवर नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री 2020 को दिया गया था टू इमैनुअल चारपेंटर एंड जेनिफर एडोंडे, जिन्होंने CRISPR-Cas9 टेक्निक को डेवलप किया था। तो अभी इस टेक्निक को डेवलप हुए 10 साल हो गए हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट न्यूज़ है सेंटर टाइटन्स नॉर्म्स फॉर द यूज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स। तो गाइस ये जो न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी। अभी क्या देखो मूव का इस एम का क्या है, देखो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आपको पता है किसके अंडर सेटअप होता है, अंडर MMDR एक्ट। ठीक है, मूव का अब ये क्या कर रहा है, अब क्यों सेंटर इससे रिलेटेड जो नॉर्म्स है उसको स्ट्रिक्ट कर रहा है, सो दैट जो इससे रिलेटेड जो फंड्स हैं वो पर्टिकुलर जो पर्पस के लिए बने हैं उसी के लिए यूज़ हुए और वहीं पे डेवलपमेंट हो। ठीक है, अभी क्या MMDR एक्ट 2015 है, वो हर एक स्टेट को बोलता है जिसमें भी माइनिंग से अफेक्टेड एरिया को वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन या जो फंड है उसको क्रिएट करना होता है। ठीक है, इस एक्ट के अंडर क्या होता है, जो भी फंक्शंस होते हैं DMF के, दीज आर प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट्स एंड सेंटर के पास पावर होती है कि इस फंड्स को किस तरह से यूटिलाइज करना है। ठीक है,
जो लीज होल्डर्स होते हैं, मतलब कोई भी अगर इस एरिया में से उनको अगर कोयला निकालना है, कोई भी मिनरल निकालना है, तो वो इस पर्टिकुलर लैंड को जो भी लीज पे लेता है, उनको अपना जो डीएमएफ होता है कंट्रीब्यूट करना होता है 10 से 30% के बीच में ऑफ द रॉयल्टी, ठीक है। क्योंकि जिस लैंड पे भी लोग हैं तो वहाँ पे भी जो लोग रहते हैं उनकी लाइवलीहुड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो उनके डेवलपमेंटल के लिए हम जो काम करते हैं तो वहाँ से जो फंड यूज़ करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से करते हैं, ठीक है। 60% जो फंड होते हैं ये इसको यूज़ करने होते हैं फॉर हाई प्रायोरिटी वर्क, जैसे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, हेल्थ, एजुकेशन। इसके अलावा 40% काम आप किसी और यूज़ के लिए कर सकते हो, जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, ठीक है। अब सेंटर क्या चेंज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इन्होंने बोला है जो डीएमएफ होगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड होगा, उसको हम 5 ईयर के पर्सपेक्टिव प्लान के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे कि किस तरह से सिस्टमेटिक आप डेवलप कर सकते हो जो उस एरिया को जो अफेक्टेड है बाय माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटी। इसके अलावा हमने क्या करना है, जो भी प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनको हर एक सेपरेट करना है, हर एक सेक्शन का, जैसे ड्रिंकिंग वाटर का अलग, हेल्थ का अलग, एजुकेशन, वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन का अलग, और रोड्स एंड इरीगेशन का सेक्टर अलग। डीएमएफ के ये ट्रस्ट है जो सेटअप हुआ था एज ए नॉन प्रॉफिट बॉडी, जो उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो अफेक्टेड है बाय द माइनिंग। इसके जो फंड्स हैं इसको ट्रीटेड किया जाता है एज एन एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स। इन फंड्स को जनरेट करके हम क्या करते हैं, डीएमएफ क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो इंप्लीमेंट करेगा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना भी। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है श्रीलंका प्रेसिडेंट कन्फर्म्स रेजिग्नेशन। तो गाइस ये जो न्यूज़ इंटरनेशनल रिलेशंस में, क्योंकि हमने कल भी पढ़ा था कि जो श्रीलंका किस तरह से वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, तो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट और कैबिनेट है वो विल मेक अ वे फॉर यूनिटी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस स्टेटेड रिसेंटली, ठीक है। श्रीलंका कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग should the office of the president fall vacant before the expiry of the 5 term, parliament has to elect one of its member as president। मतलब कि अगर 5 साल से पहले अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो गया है, प्रेसिडेंट ने अपनी सीट छोड़ दी, तो पार्लियामेंट को दोबारा एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो सक्सेसर विल होल्ड ऑफिस फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ द वैकेटिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। अब क्योंकि श्रीलंका का जो प्रेसिडेंट है वो रिजाइन कर रहा है, तो ऑफकोर्स अब पोजीशन तो किसी को होल्ड करनी पड़ेगी, तो उनकी जो श्रीलंका की पार्लियामेंट है वो खुद ही एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगी। अब क्योंकि श्रीलंका में गवर्नमेंट क्राइसिस चल रहा है, तो एकदम से प्रेसिडेंसी किसी को भी देना एक मेजर हर्डल है इन रिमूविंग द प्रेसिडेंट एंड डिसॉल्विंग द पार्लियामेंट। क्योंकि श्रीलंका और इंडिया की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, क्योंकि इंडिया में क्या प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है और पीएम रियल हेड है, ठीक है। हमारे यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट हट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अगर हटता है तो फिर लोकसभा हमें दोबारा इलेक्ट करती है, ठीक है। 2020 में 20th अमेंडमेंट हुआ था श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिन्होंने प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पावर दे दी थी, इम्यूनिटी दे दी थी, और प्रधानमंत्री का रोल कम कर दिया था श्रीलंका में, ठीक है। 20th अमेंडमेंट में क्या हुआ था, मैक्सिमम जो पावर्स थी वो प्रेसिडेंट को देती थी, और एग्जीक्यूटिव जैसे होगी आईएएस आईपीएस जो पोजीशंस होती हैं जो सारा लॉज को इम्प्लीमेंट करती हैं, ये क्या काम कर रही है उनके ऊपर जो भी चेक्स एंड बैलेंसेस वो भी रिमूव कर दिया था, तभी वो आज इकोनॉमिक क्राइसिस से बीत रहा है, ठीक है। इसके बाद श्रीलंका कैबिनेट ने 21 अमेंडमेंट भी पास किया सो दैट हम प्रेसिडेंसी को एक सेरिमोनियल पोजीशन तक की रिड्यूस कर दें और कुछ ही पावर्स दें गवर्नर्स की टू पीएम, ठीक है। मतलब पहले तो सारी पावर दी थी, फिर दोबारा अमेंडमेंट करके पावर ले ली। अब हमारी छोटी छोटी न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर द सेपरेट एक्ट टू स्ट्रीमलाइन ग्रांट ऑफ द बिल। फाइन। तो अभी क्या है, हाईलाइटिंग लैक्नी इन एप्लीकेशन ऑफ रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ बेल, सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेड द सेंटर टू इंट्रोड्यूस अ बेल एक्ट टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस। मतलब कि अभी हमारी इंडिया में क्या कोई रूल नहीं है कि किस हिसाब से आप बेल ग्रांट करते तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक बेल एक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कोई भी आप बेल दे देते हो किसी बंदे को, ठीक है। वैसे तो अभी किसी पर्सन को अरेस्ट करना है तो वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर सेक्शन 41 और सेक्शन 41A के अंडर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में ये भी बोला था, स्टेट्स को बोला था कि पुलिस अपने आप ऑटोमेटिक किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकती अंडल एंड अनलेस वो को चेक नहीं कर लेते सब तो, ठीक है, कि वो सेक्शन के अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है या नहीं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद डायरेक्शन भी इशू करी थी कि अरेस्ट करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसका कंप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई भी आपके पास प्ली है जो भी बेल की, तो उसको भी उसी मैनर में सेटल करना है। अगर आपको मिल रहा है कि हाँ 24 घंटे में उसको बेल करने, तो पूरा उस टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लाई करना है। फाइन। नेक्स्ट है डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट 1927। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉर क्लाइमेट चेंज है वो एक अभी क्या कर रहे हैं, इस एक्ट को रिव्यू कर रहे हैं जिसके अंदर कुछ लॉ के माइनर सेक्शंस को डिक्रिमिनलाइज करेंगे, ठीक है। तो ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1927 है ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, ट्रांजिट ऑफ प्रोड्यूस एंड टिम्बर, ठीक है। इस चेंजेस में क्या होएगा, अगर आप क्या कर रहे हो कुछ भी फायर, इसमें अंदर कह रहा हूँ कुछ फॉरेस्ट एरिया में अगर कुछ फायर एक्टिविटीज़ होगी तो उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया, या कुछ ट्रीज़ को अगर आप गिरा रहे हो या वहाँ से टिम्बर ले रहे हो तो उसको अभी डिक्रिमिनलाइज कर दिया। मिनिस्ट्री अभी सीख कर रही है टू रिप्लेस द प्रोविजन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months एंड फाइन विद द फाइन ऑफ ₹500। नेक्स्ट है नेशनल एम्बलम। आपको पता है प्रधानमंत्री जी ने अभी इनका इनॉग्रेट किया। अभी प्रधानमंत्री ने इनवील के नेशनल एम्बलम जिसको न्यू पार्लियामेंट के टॉप पे रखा जाएगा, नेशनल एम्बलम के बारे में पता होना चाहिए।
इट इज़ एन एडेप्टेशन ऑफ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारना। ओरिजिनली 4 लॉयंस थे एट माउंटेड बैक टू बैक ऑन अ सर्कुलर बैकस, ठीक है, विच रेस्ट ऑन अ बेल शेप लोटर। फ्रीज ऑफ अबैकस है स्कल्पचर्स ऑफ एलिफेंट का स्ट्रक्चर है, गैलोपिन हॉर्स का, बुल एंड लॉयन विच आर सेपरेटेड बाय इंटरवेल धर्मा चक्र। इसको अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 में। इसका मोटो है सत्यमेव जयते, मतलब कि ट्रुथ ही जीत सकता है। रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, देवनागरी जो आपकी हिंदी है, ठीक है। बिलो प्रोफाइल ऑफ लॉयन कैपिटल इज पार्ट ऑफ द एम्बलम। नेक्स्ट है नीति आयोग। परमेश्वरम अय्यर को अपॉइंट किया है नीति आयोग का नया CEO। नीति आयोग प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो हमें डायरेक्शनल पॉलिसी इनपुट प्रोवाइड करता है। इसको कॉन्स्टिट्यूट करके रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। इनकी कंपोजिशन पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट। चेयरपर्सन के प्राइम मिनिस्टर है। काउंसिल में इनके चीफ मिनिस्टर होते हैं सभी स्टेट्स के, और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। रीजनल काउंसिल होते हैं जो स्पेसिफिक रीजनल इशूज़ को एड्रेस करती हैं। इनके कुछ वाइस चेयर पर COE होते हैं जो भी प्रधानमंत्री अपॉइंट करते हैं। फुल टाइम पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं, जो 2 मेंबर्स किसी लीडिंग यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं या अदर रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन के। एक्स ऑफिसर मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 4 होते हैं, फ्रॉम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज नॉमिनेटेड बाय द PM। नेक्स्ट है RBI सेटअप मैकेनिज्म टू सेटल द ट्रेड ट्रांजेक्शन इन द रूपी। फाइन। तो अभी RBI ने क्या करा है, एक ट्रेड ट्रांजेक्शन मैकेनिज्म रखा है, तो किस तरह से रूपी के अंदर ही आप ट्रेड को ट्रांजेक्ट कर सको। मतलब कोई भी ट्रेड कर रहे हो, कोई भी काम काज कर रहे हो, तो रूपी में ही कर सको, डॉलर की लोड ना पड़े, ठीक है। मैकेनिज्म से क्या होगा कि आप इजीली क्या ट्रेड डिफरेंट कंट्री साथ कर सकते हो अंडर सैंक्शन एंड कंट्रीज दैट आर फेसिंग फॉरेक्स शॉर्टेज, जैसे श्रीलंका, ठीक है, क्योंकि उसके पास फॉरेक्स का फंड है नहीं, मतलब फॉरेन जो भी करेंसी है जैसे डॉलर हो गया या यूरो हो गया, ठीक है। इस मैकेनिज्म से क्या हो गया, इंडिया क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकती है, डिस्काउंट प्राइस में क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं रशिया से, और अपने रूपी को स्टेबलाइज कर सकते हैं, क्योंकि रूपी हमारा बहुत गिर रहा है दिन पे दिन, ठीक है। RBI ने बोला है स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट को भी यूज़ किया जाएगा फॉर सेटलमेंट ऑफ द ट्रेड ट्रांजेक्शन। फाइन। नेक्स्ट है सरफेसी एक्ट ऑफ 2002। अभी क्या है, देखो सरफेसी एक्ट क्या होता है, ये आपको पता है, अगर कोई बैंक का लोन वापस नहीं करता था तो उसके ऊपर सरफेसी एक्ट स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी है नीलामी नुलूमी ये सब कुछ हो जाता है, ठीक है। इट इज़ टू गार्ड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट द लोन डिफॉल्टर, जो भी लोन डिफॉल्ट कर देते हैं। इसके अंदर क्या, बैंक्स जो भी लोन के अगेंस्ट जो भी किसी ने अपना कुछ भी सिक्योरिटी रखी हुई है, ठीक है, उसका सारा कंट्रोल बैंक ले लेती है या उनको बेच भी देती है टू रिकवर द ड्यूज विदाउट द कोर्ट इंटरवेंशन, बिना कोर्ट को इंक्लूड करे बीच में, ठीक है। ये एप्लीकेबल है थ्रू आउट द कंट्री, जिसके थ्रू आप सभी एसेट्स कवर कर सकते हो, चाहे वो लैंड हो या मूव, जो इमूवेबल है मूवेबल कुछ भी हो सकता है, जैसे पैसे हो गया, प्रोमिस है, सिक्योरिटी, ठीक है। ये कब आता है, अगर बोरोवर जो भी इसने बैंक से लोन ले रखा वो 6 महीने तक पैसा अगर नहीं लौटाता, ठीक है। बैंक ने भी क्या इन सर्विस एक्ट को इन्वोक्ड किया है अगेंस्ट द टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर GTL के टू रिकवर देयर पेंडिंग ड्यूज, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरपोज इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव इनिशिएटिव। अभी का जो CBI है उन्होंने ICSC के इस इनिशिएटिव को ज्वाइन किया। अभी जो ICSC का डाटाबेस है वो क्या करता है कि कहीं पे मतलब चाइल्ड को एक्सप्लॉइट तो नहीं करा जा रहा, मतलब कि ऐसा कोई सोशल मीडिया पे ऐसा कोई मटेरियल ना चल रहा हो जो बच्चों को बिगाड़ दे, ठीक है। तो ICSC क्या करता है, ऐसे वीडियोस और इमेज को कंपेयर करता है टू एनालाइज द चाइल्ड सेक्स एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल, और कनेक्शन मेक करता है बिटवीन द विक्टिम एब्यूसेस एंड प्रेजेंस। इससे अगर CBI और कंट्री के साथ कोलैबोरेट कर सकता है फॉर डिटेक्टिंग द चाइल्ड सेक्स एब्यूज ऑनलाइन, और एब्यूजर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन ये काम कर रहा है, और कौन बच्चे विक्टिम्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करेगा यूजिंग द स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर। इंडिया में अगर देखा जाए 2017 से 2020 के बीच में ऑनलाइन कितने बच्चे सफ़र कर रहे हैं सेक्सुअल अब्यूज से, 24 लाख बच्चे, ठीक है। और इसमें 80% विक्टिम्स गर्ल्स हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम की है। इससे पहले भी CBI ने ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंशन इन्वेस्टिगेशन को सेटअप किया था, यूनिट फॉर यूजिंग द CSCM डाटा। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी 75 न्यूली डेवलप्ड आर्टिफिशियल प्रोजेक्ट्स को क्या किया, प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है ड्यूरिंग द फर्स्ट एवर AI इन डिफेंस सिमॉप्सियम, ठीक है। इसके अंदर कुछ रोबोटिक माइन डिटेक्टर है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, सेंसर्स है फॉर अंडर वाटर डोमेन अवेयर है, मैंडरिन ट्रांसलेशन डिवाइस भी है। ये क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता ही है, कुछ मल्टीपल ऑप्शन प्रोवाइड करता है मिलिट्री एप्लीकेशंस पे, किस तरह स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल टैक्टिकल, इंक्लूडिंग इंटेलिजेंट अनमेंड एरियल व्हीकल्स हो गए, इंटेलिजेंस एनालिसिस हो गए, ट्रेनिंग वॉर गेम्स, ये सब हो गया। इंडिया के तरह के स्टेप्स लिए गए हैं, कुछ इट्स रिलेटेड चैलेंज है अंडर इनोवेशन फॉर डिफेंस चैलेंज, DRDO का सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स, फर्स्ट रिस्पॉन्डर रोबोट इन कोलैबोरेशन, और IMSAS मैराइन प्लानिंग सॉफ्टवेयर। फाइन। नेक्स्ट है बैक्टीरियस थ्रुंगनिन, ये आप देख सकते हो कोई बैक्टीरिया है, ये एक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया जिसको डेवलप किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, जो क्या करती है दैट किल्स मॉस्किटो एंड ब्लैक फ्लाई लार्वा विदाउट हार्मिंग अदर एनिमल्स, ठीक है। अब ये
BTI क्या है, इट एक नेचुरल ऑकरिंग बैक्टीरिया है जो सॉइल में पाया जाता है और इसको काफ़ी सदियों से यूज़ किया जा रहा है मॉस्किटो कंट्रोल के लिए, ठीक है। जब मॉस्किटो लार्वा इसको खा लेती है तो जो बैक्टीरिया क्या करते हैं उनके गट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है विद इन 10 to 30 मिनट्स, ठीक है। इसकी जो लोगों के लिए टॉक्सिक नहीं है, लेकिन इसको पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ठीक है। इंडिया के लिए है काफ़ी हेल्पफुल है अगेंस्ट वेक्टर बोर्न डिजीज जैसे मलेरिया, फिलेरिया, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, डेंगू और चिकनगुनिया। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन सेंसर। अभी क्या रूरल इंडिया में क्या एयर पोल्यूशन उसको मेज़र करने के लिए IIT कानपुर ने 1400 सेंसर्स को इंस्टॉल किया है यूपी और बिहार के रूरल एरियाज़ में। एक पायलट प्रोजेक्ट है, स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट है, जिससे हमें मतलब एक तरह से नेशनल नेटवर्क ऑफ एयर क्वालिटी सेंसर है रूरल एरिया में। इंडिया का जो एयर पोल्यूशन है वो स्पेशली वैसे अर्बन एरिया में ही है, जैसे क्यों आ रहा है बायोमास, मतलब रूरल एरिया में किस वजह से आता है, बायोमास बर्निंग हो गया, डीजल जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होते हैं जिसकी वजह से एयर क्वालिटी वर्सन हो रही है। इसके अलावा जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चला जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था, इसका एम मेनली 122 सिटीज़ में है, सो जो कि इंडिया की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं। लास्ट न्यूज़ है नॉर्थ स्ट्रीम 1। नॉर्थ स्ट्रीम 1 है क्या, ये एक 1224 किलोमीटर की अंडर वाटर गैस पाइपलाइन है जो रशिया से जर्मनी तक जाती है विया बाल्टिक सी, ठीक है। जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है ये क्या करेगी, रशिया से जो गैस का फ्लो उसको डबल करेगी जर्मनी तक, और इसको भी सस्पेंड कर दिया फरवरी 2022 में। क्यों? क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ है, तो इसकी वजह से रशिया पे बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। जर्मनी रशिया का बिगेस्ट यूरोपियन गैस कंज्यूमर था, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो रशिया से गैस जा रही थी वो जर्मनी के पास जा रही थी, और अभी उस पर सैंक्शन लग गया है, ठीक है। एंड इट मोस्ट ऑफ इट कम्स टू द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, ठीक है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 को शट डाउन कर दिया है अभी मेंटेनेंस वर्क के लिए। हाउएवर देयर आर कंसर्न्स कि रशिया अपने सस्पेंशन को कंसर्न की इन रिटेलिएशन अगेंस्ट द करंट सेक्शन रिवील्ड अगेंस्ट, फाइन। तो यहाँ पे 12 जुलाई के डेली कंट्रोवर्स कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।